नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चट 5 में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के पेपर 4 के समग्र शिक्षा के निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हम इकाई 2 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय समग्र शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ व आयोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने जो अध्ययन किया था मुख्य रूप से, यदि हम नीतियों के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमने जो अध्ययन किया था जिसमें अंदर भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 और इसके अंदर नेशनल जो कैरिकुलम्स है या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 और उसके अंदर राइट द चाइल्ड यानी कि बाल अधिकारों के बारे में। और इसके साथ ही अब अपने जो अध्ययन करेंगे वो यूनेस्को का घोषणा पत्र है, जो अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों का यूनेस्को के जो सुझाव हैं या घोषणा पत्र है। तो यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है। यूनेस्को को यदि अपने फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी जो स्थापना थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी, जो यूनेस्को की स्थापना है। और इसी के अंदर हमने जो यूनेस्को ने जो घोषणा पत्र दिया था, महासभा ने उसको स्वीकार किया था यूनाइटेड नेशनल ने, वो 1975 के अंदर 9 दिसंबर 1975 को स्वीकार किया था। तो यदि हम इसमें देखें तो अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों पर यूनेस्को के जो सुझाव हैं वो किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के अनुच्छेद है उसके अंदर, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वो ये घोषणा पत्र है किस प्रकार से समग्र शिक्षा को बढ़ावा देता है और अक्षम व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा भी करता है। तो किस प्रकार से अक्षम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि यूनेस्को संगठन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक संगठन है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति आदि के संबंधित में सुझाव देता है। यूनेस्को द्वारा निर्योग्य, विकलांग व्यक्तियों एवं बालकों को विभिन्न प्रकार की घोषणाएं या सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें विभिन्न अधिकारों से संबंधित हैं और ये अधिकार हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो बिंदुवार अध्ययन करते हुए हम पहले जो बिंदु का अध्ययन करेंगे वो है शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। तो पहला जो सुझाव दिया है तो शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। तो अक्षम व्यक्ति है वो पहले ही मृतक होता है, अमूमन माना जाता है। जैसे कोई विकलांग बालक होता है तो उसको कहा, परिवार वाले भी सोच लेते हैं कि ये बालक विकलांग है, अक्षम है, ये क्या शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, ये अपना विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं कर सकता। तो यूनेस्को में जो अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के तहत कहा गया है कि उस ऐसे प्रकार के जो अक्षम बालक हैं उनको समर्थन करना चाहिए अपने परिवार के सदस्यों को। जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनको इसका समर्थन करते हुए जागरूक करना चाहिए और उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इस प्रकार से बालक का समर्थन करते हुए उसके विकास में सहायता करनी चाहिए। तो परिवार के सभी व्यक्ति का समर्थन अपने विकलांग या निर्योग्य सदस्य के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिस प्रकार सामान्य बालकों के लिए होता है। इसी प्रकार हम देखें तो इसमें ये देखा जाता है कि ऐसे बालक हैं जो परिवार और बाल जो समर्थन करते हैं और जागरूक करते हैं, इस प्रकार के जो अक्षम बालक हैं वो अपने आत्मविश्वास से शिक्षा भी प्राप्त कर लें। यदि परिवार वाले सहयोग नहीं करेंगे, वो तो पहले अक्षम बालक है, कुंठित हो जाएगा। यदि परिवार वाले भी उसको हीन भावना से देखेंगे, उसका विकास के बारे में प्रयास नहीं करेंगे, तो वो अपना प्रयास नहीं कर पाएगा, तो इस शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो दूसरा है समग्र शिक्षा की व्यवस्था। नंबर 2 अपने देखें तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अक्षम व्यक्तियों के जो बाल अधिकार हैं उनके अंदर यूनेस्को ने सुझाव दिया है, उसके अंदर समावेशी शिक्षा के बारे में भी कहा गया है और समावेशी विद्यालयों के सर्जन के बारे में भी कहा गया है। तो समावेशी शिक्षा
का विकास लिख सकते हैं या समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। तो इन अक्षम व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इन अक्षम व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें के लिए रुचि और योग्यता के अनुरूप समावेशी शिक्षा की व्यवस्था हो और विद्यालय के दरवाजे सदैव इन अक्षम व्यक्तियों के लिए या अक्षम बालकों के लिए खुले रहे। इसके लिए ये बालक सामान्य बालकों के साथ क्या है शिक्षा ग्रहण कर सके और अपनी शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो कहने का अर्थ है कि जो यूनेस्को ने सुझाव दिया था अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति कि अक्षम व्यक्तियों के क्या अधिकार होने चाहिए, इसमें जो सुझाव दिए थे तो उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, बालक हैं, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है समावेशी विद्यालय का सृजन। समावेशी विद्यालय का सृजन। तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए समावेशी विद्यालयों का सृजन करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। उस विद्यालयों के अंदर इस प्रकार की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ेंगी जो कि अक्षम व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। अक्षम व्यक्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए, उसकी जरूरतों को देखते हुए, उसकी अक्षमता की विभिन्नता को देखते हुए उसमें विद्यालय के अंदर उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ेगी। प्रशिक्षित टीचर होने चाहिए, भौतिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए और जिस प्रकार से शिक्षकों को बोधकों के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, उन छात्रों को सदैव सिखाने के लिए तत्पर रहें, उसके संरक्षण के लिए तत्पर रहें। इस प्रकार से क्या है समावेशी विद्यालयों का सृजन होना चाहिए और उन्हें सुविधा युक्त या सुविधा संपन्न बनाया जाना चाहिए। चौथा भाग है भेदभाव का अभाव। भेदभाव का अभाव। तो यूनेस्को के द्वारा कहा गया कि जो घोषणा पत्र है उसके अंदर कहा गया कि हमें किसी भी बालक के साथ उसकी अक्षमता के आधार पर, उसकी अपवंचिता के आधार पर, उसके जाति लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। तो यूनेस्को ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि घोषणा निर्योग्य विकलांग व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो किसी भी स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए। उनको अपनी विकलांगता और निर्योग्यता का अनुभव न हो, इसके लिए हमेशा प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि यदि हम उनको सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, उनके लिए भेदभाव नहीं करेंगे, तो उनके लिए वो क्या है उसमें अपनी जो कमी है उसकी वो उसको नहीं खलकेगी, वो एक आत्मसमान रूप से कार्य कर सकेगा, समाज में आत्मसम्मानित जीवन जी सकेगा। इस आधार पर उसको सामान्य बालकों के साथ सभी स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के तथ्य को स्वीकार किया गया और प्रत्येक विकास का अवसर भी सामान्य छात्रों की भांति उपलब्ध करवाना चाहिए। तो जो उसके अपने विकास का स्तर है, विकास के अंदर सर्वांगीण विकास है, शैक्षिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सभी विकास है जो उसके अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार से सामान्य छात्रों की भांति ही उसको विकास करने के साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 5 है समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान। अक्षम व्यक्ति हैं, उसकी योग्यताएं और अक्षमताएं अलग अलग हैं, उनकी रुचियां अलग अलग हैं, तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग होगी, क्योंकि अक्षमता कई प्रकार की हमने पढ़ी थी, कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं, कई प्रकार की विकलांगताएं होती हैं। उन विकलांगताओं के आधार पर उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी और उनके आधार पर उनकी समस्याएं भी अलग अलग होंगी। तो जो यूनेस्को के द्वारा कहा गया कि जो निर्योग्य बालक है उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके लिए विद्यालय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वयंसेवी संस्थाओं में उदारता की भावना अधिक पाई जाती है। इनकी समस्याओं के समाधान के उपाय तब तक खोजते चाहिए जब तक वो बालक संतुष्ट न हो जाए। तो इसका मतलब यही है कि उनकी जो आवश्यकता है
उनको खोजते रहना चाहिए, उसकी पूरी पूर्ति करने के लिए खोजते रहना चाहिए जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाए। इस प्रकार से उसको समाधान ढूंढना चाहिए। इस प्रकार से वो किस प्रकार की रुचि रखता है। यदि वो फिजिकल रूप से विकलांग है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो उसके लिए मानसिक स्तर पर जो सहगामी क्रियाएँ हैं वो उसको करवाई जाए, उसमें उसको रुचि पैदा की जाए, उसके लिए उसमें किस प्रकार की रुचि उसके अंदर है इसकी भी क्या है जानने का प्रयास किया जाए। यदि वो बालक मानसिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो उसके अंदर जो बाह्य खेल हैं उनके अंदर वो रुचि पैदा कर सकता है, उसके अंदर वो उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार से उसकी जो समस्या का समाधान है तब तक किया जाना चाहिए जब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो जाए, और किस स्तर पर उसको जाना, जिस स्तर पर भी जाना पड़े उस स्तर तक एक अध्यापक और विद्यालय को भी प्रयास करने चाहिए। नंबर 6 है परिवार स्तर पर जागरूकता। परिवार स्तर पर जागरूकता। परिवार स्तर पर जागरूकता। अपने देखते हैं कि अक्षम व्यक्तियों के परिवार के सदस्य होते हैं वो भी उसके प्रति जागरूक नहीं होते, वो भी अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव नहीं रख पाते, वो बालक बालिकाओं को शिक्षण में ध्यान नहीं देते। इस प्रकार से हमें परिवार स्तर पर भी जागरूकता का प्रयास करना चाहिए जिससे कि उसको परिवार स्तर पर न्याय मिल सके, न्याय प्राप्त हो सके। तो परिवार के सदस्यों को यदि सहयोग रहेगा तो वो अक्षम बालक भी अपने विकास में अपने आप को सहयोग देगा, अपने आप को वो पॉजिटिव समझेगा, अपने आप को आशीर्वादी समझेगा और काम करेगा। यदि उसको परिवार वाले ही हीन भावना से ग्रसित समझेंगे, उसके लिए नेगेटिव सोच रखेंगे, नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे कि ये बालक तो समाज में या अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, ये तो दूसरों के सहारे सहारे निर्भर है, इस प्रकार की सोच है तो उसको कुछ जो करना चाहता है वो भी उसको नहीं करने देंगे। तो उस प्रकार की बातें हैं जो कि उसको हीन भावना जब आएगी उसके अंदर कुंठित हो जाएगा, जो बालक की जो योग्यता है वो सामने नहीं आ पाएगी। तो इस प्रकार से जो परिवार स्तर है उसको जागरूक होना पड़ेगा। उसकी जागरूकता के लिए, बालक के विकास के लिए उसके अंदर मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, उसमें अपने आप को पॉजिटिव दृष्टिकोण लेकर के चलना पड़ेगा और बालक को भी पुनर्बल देना पड़ेगा कि आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हो। उसकी योग्यता को पहचानना पड़ेगा, उसकी रुचियों को पहचानना पड़ेगा। तो बालक बालिका शिक्षा और संरक्षण पर ध्यान देंगे तो एक और उस बालक का विकास होगा, तो दूसरी ओर समाज में भी योग्य बालकों के विकास के लिए क्या है साधन, जो विकास के लिए रास्ते खुल जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार स्तर पर यदि व्यक्ति जागरूक हैं तो अक्षम बालक या अक्षम व्यक्ति भी अपने समाज का अपना विकास करते हुए समाज में आत्मनिर्भर रूप से जीवन निर्वाह कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों का पोषण। अधिकारों का पोषण। निर्योग्य बालक होते हैं उनको सामान्य बालकों की भांति शिक्षा, रोजगार, विकास के अधिकार प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से हमने बाल अधिकार पढ़े थे, बाल अधिकार के अंदर कहा था कि सभी व्यक्तियों के समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, समान रूप से सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, उनको जीवन निर्वाह करने का अधिकार है, वो समाज में रह करके आत्मसमान रूप से जीवन निर्वाह कर सकते हैं, उनको साथ किसी भी जाति लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अपने बाल अधिकारों के अंदर पड़ा था। तो इसी प्रकार के जो अधिकार हैं इनका पोषण करना है, इनको बनाए रखना है, उनके लिए यूनेस्को ने कहा है कि बाल अधिकार हैं उनका पोषण करना हमारा दायित्व है, उनको संभाल कर उनके अप्लाई करना, उनको संभाल कर रखना भी हमारा दायित्व है, ताकि वो बालक जो योग्य व्यक्ति हैं, बालक हैं, वो इन अधिकारों का पालन कर सके, वो सिर्फ लिखित रूप में ही न रह जाए बल्कि उसका पालन करते हुए वो अक्षम बालक है उसका लाभ उठा सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि योग्य बालकों को भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा और रोजगार, विकास के अधिकार प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति में किसी भी प्रकार से उसकी अक्षमता बाधा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए उनके अधिकारों का पोषण करने के लिए
प्राथमिक शिक्षा तथा विद्यालय में उच्च शिक्षा तक होना चाहिए। इसी प्रकार उनको जागरूक करके उसको रोजगारपूर्ण एवं व्यवसाय शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि उनको समान रूप से अधिकार मिल सके और अपना आत्मसम्मान से वो जीवन निर्वाह कर सके, किसी भी प्रकार का वो शोषण का शिकार न हो। इस प्रकार क्योंकि यदि उन बालकों को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त होगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक होंगे कि मेरे क्या अधिकार है, मेरे क्या सरकारी सुविधा मैं ले सकता हूँ, मेरे समाज के अंदर किस प्रकार के अधिकार है। तो जब वो शिक्षित हो जाएगा तो वो अपने अधिकारों की खुद रक्षा करने लग जाएगा, उसको अपने अधिकारों के बारे में खुद पता चल जाएगा और अपने अधिकारों के बारे में अधिकारों को प्राप्त करने में स्वयं प्रयास करेगा। इस प्रकार से अधिकारों का पोषण होगा। तो अन्य व्यक्ति या अन्य संस्थाओं का तो कर्तव्य बनता ही है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे। तो जब हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक का भी उसको जागरूक होने के बाद ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरे क्या अधिकार हैं, तो वो क्या है अपने अधिकारों को पोषित करने में, अधिकारों को संभालने में, अपने अधिकारों को प्राप्त करने में स्वयं का सहयोग करेगा। आगे है पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। जैसे कि हमने कल भी टॉपिक पढ़ा था कि पूर्वाग्रहों का उन्मूलन किस प्रकार से, हमने कल टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार से पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करना चाहिए। जो कि समाज शिक्षा के अंदर ये कहते हैं कि अक्षम बालक हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो समाज पर बोझ होते हैं। तो इस प्रकार के जो पूर्वाग्रह हैं उनको हटाना चाहिए। और आज हम समाज शिक्षा के तहत जो अक्षम बालक हैं वो भी सामान्य बालकों की तरह ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो 8 नंबर का बिंदु है जो पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। तो इसमें क्या है कि पूर्व की जो धारणाएं बड़ी होती हैं उनको हटाना चाहिए। पूर्व की क्या धारणाएं बड़ी हुई है अक्षम व्यक्तियों के प्रति, ये मैंने अभी बात की है कि पूर्व की जो धारणाएं बड़ी होती है कि अक्षम व्यक्ति हैं वो अपना विकास नहीं कर पाते, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, वो सामान्य बालकों की तरह क्या है शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, सामान्य बालकों की तरह जीवन यापन नहीं कर पाते। वो एक समाज के अंदर बोझ हैं और समाज में वो किसी पर निर्भर रहते हुए जीवन निर्वाह कर सकते हैं, अपने आत्मसम्मान से और अपने व्यवसाय के आधार पर जीवन यापन नहीं कर पाते। इस प्रकार की जो पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं कि वो जो अक्षम बालक हैं या अक्षम व्यक्ति हैं वो समाज पर बोझ होते हैं, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। तो इन प्रकार की धारणाओं को हमें उन्मूलन करना चाहिए। तो उनके लिए समाज स्तर पर प्रयास किए जाएं, परिवार को जागरूक किया जा सकता है, समाज को जागरूक किया जा सकता है, विद्यालय स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं। सरकार भी इस प्रकार के प्रयास करती है जिन प्रकार की पूर्व धारणाओं का उन्मूलन करना चाहिए। यूनेस्को के अनुसार नियोग्य बालकों से संबंधित विविध प्रकार के जो पूर्वाग्रह समाज में चलते हैं उनका उन्मूलन होना चाहिए। जैसे नियोग्य बालकों को सामान्य बालकों के भांति विकास नहीं किया जा सकता और इसमें मानसिक भिन्नता पाई जाती है, जिससे कि वो एक सामान्य बालक की तरह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इन सभी पूर्वाग्रहों को समाप्त करते हुए उसके विकास के लिए पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे वह सिद्ध हो सके कि नियोग्य बालक सामान्य बालकों के समान ही अपनी क्षमताएं और योग्यता से समाज और राष्ट्र को लाभान्वित कर सकते हैं, समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अक्षम बालक हैं वो भी समाज में सहयोग दे सकते हैं, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। इस प्रकार की धारणाएं बनानी चाहिए। जो आधुनिक धारणाएं हैं इस प्रकार की धारणा है कि वो अक्षम व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाते, इनका उन्मूलन करना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। आगे जो पॉइंट है समाज को जागरूक करना। जहाँ समाज जागरूकता है तो समाज में जागरूकता, समाज में जागरूकता। तो समाज में जो जागरूकता है उसके लिए हमें कहा गया है कि समाज को इन अक्षम व्यक्तियों के प्रति जागरूक करना चाहिए, अक्षम व्यक्तियों के प्रति जागरूक करना चाहिए ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, समाज में अपना जीवन यापन कर सके। तो इस प्रकार से सामुदायिक कार्यक्रमों के अंदर वो भाग ले सके, तो इस प्रकार से वो क्या है समाज का एक हिस्सा बन सके।
इन प्रकार के बालक बालिका हैं वो समाज में सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ साथ समाज के प्रत्येक सदस्य को इन बालक बालिकाओं के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए यथासंभव सहायता व प्रयास करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि समाज जागरूक होगा तो इस प्रकार के अक्षम व्यक्ति हैं उनको साथ लेकर चलेगा, अपने जो सामने कायाकल्प होते हैं उनमें सहयोग स्थापित करेगा, उनको सहयोग लेना शुरू करेगा। तो जो अक्षम बालक होंगे वो अपने आप ही आत्मविश्वास जीवन व्यतीत कर सकेंगे और आत्मविश्वास से समाज में रह सकेंगे। तो इस आधार पर अपने समाज को जागरूक करना, समाज में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है, जो यूनेस्को ने सुझाव दिया था। जो आगे है 10 नंबर पॉइंट है पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण, जैसा कि हमने समाज शिक्षा की विशेषताओं के अंदर भी पढ़ा था या उद्देश्यों के अंदर पढ़ा था कि समाज शिक्षा का जो बालक होता है उनके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। उसके लिए पाठ्यक्रम में लोचपूर्णता भी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के अंदर सरल टॉपिक है वो पहले करवा करके उसकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में यही कहा गया है कि पाठ्यक्रम में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं उसकी पूर्ति हो सके। कि पाठ्यक्रम के अंदर सभी प्रकार की आवश्यकताएं की पूर्ति होनी चाहिए। जिस भी प्रकार का अक्षम बालक है उसकी आवश्यकताओं में पूर्ति हो सके, उसके अंदर इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में लोचपूर्णता भी होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए कि उसकी अक्षमताओं को रखते हुए, उसकी जो विकलांगता को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सके। इस प्रकार से हमने पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि वो बालक कम दिखाई देता है तो कम दिखाई देने का अर्थ है कि उसके लिए अक्षर बड़े हों, जो किताबों की जो प्रिंट है वो स्पेशल होनी चाहिए जिससे कि बड़े अक्षर उसको सामान्य रूप से दिखाई दे सके, आगे बैठने की व्यवस्था हो सकती है। इसी प्रकार से यदि पूर्ण अंधता है तो उसको ब्रेल लिपि के द्वारा, इस प्रकार की बातें पाठ्यक्रम के निर्माण के अंदर आती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण सरल भी होना चाहिए और जो पुस्तकें हैं वो उपयोगी हों, जिस प्रकार से वो कि उसको देख सके और पढ़ भी सके। इस प्रकार से हमने आज इसके 10 पॉइंट देखे हैं। जो आगे के पॉइंट है वो अपने कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार इसको अपने देख लेते हैं कि क्या बात जो कह रहा है कि शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन होना जरूरी है। जिस प्रकार के अक्षम बालक हैं, अक्षम बालकों की शिक्षा प्राप्ति के लिए परिवार समर्थन करे तो वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यदि परिवार ही उसके लिए नेगेटिव दृष्टिकोण रखेगा तो वो अपने आप को आत्मविश्वास जीवन नहीं जी सकता, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। तो परिवार का समर्थन जरूरी है। इस प्रकार के अक्षम व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार का समर्थन जरूरी है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी विद्यालयों में इस प्रकार की भौतिक सुविधाएं हों जिसके कि सामान्य जो बालक अक्षम बालक हैं वो भी सामान्य बालकों से शिक्षा ग्रहण कर सकें। तीसरा है समावेशी विद्यालयों की व्यवस्था करनी या सृजन करना। तो प्रत्येक विद्यालय के अंदर इस प्रकार की भौतिक सुविधा उपलब्ध करवाई जाए जैसे कि सामान्य जो अक्षम बालक है वो सामान्य बालकों में क्या है सामान्य रूप से आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। जैसे कि अपंग बालक है तो अपंग बालक को पहुंचने के लिए ई रिक्शा हो सकता है, रिक्शा की सुविधा हो सकती है, रिक्शे को क्लास तक जाने के लिए रैंप की व्यवस्था हो सकती है। इस प्रकार के विद्यालय है इसके भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएँ और प्रशिक्षित टीचरों को प्रशिक्षण दे करके या प्रशिक्षित टीचरों को भी व्यवस्था इसके अंदर की जानी चाहिए। किसी भी बालक के साथ उसकी अपंगता के आधार पर, उसकी जाति लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको सामान्य बालकों के साथ समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। समाधान, कोई समस्याओं का समाधान तो उस प्रकार के जो अक्षम बालक हैं उनके लिए समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उसमें जो भी समस्या आती है उसका निराकरण किया जाए। विद्यालय स्तर पर जागरूक होना जरूरी है। जैसे हमने पहले वीडियो में कर लिया था कि जिस प्रकार से समाज शिक्षा के अंदर परिवार का समर्थन होना चाहिए। तो परिवार का समर्थन तभी होगा यदि वो जागरूक होगा। तो परिवार क्या है जागरूक हो, वो उस प्रकार के अक्षम व्यक्तियों के जो बालक हैं या व्यक्ति हैं उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखे। इस प्रकार की बातें इसके अंदर आती हैं। अधिकारों का पोषण करना, अधिकारों को यदि प्रफुल्लित करना कहा जाए तो वो भी अपने हैं कि जो बालक के जो अधिकार हैं उनके लिए उनको समर्थन देते हुए उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए सामाजिक स्तर पर होने चाहिए, विद्यालय स्तर पर भी होने चाहिए और बालक को भी प्राथमिक शिक्षा दी जाए, उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जाए जिससे कि वो जान सके कि मेरे क्या अधिकार हैं, मुझे क्या सरकारी सुविधाएँ हैं। वो स्वयं भी अपनी सुविधाएँ लेने के लिए तत्पर हो जाए, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सके।
पूर्वाग्रह का उन्मूलन होना चाहिए। जिस प्रकार से पहले धारणा है कि जो अक्षम व्यक्ति है या विकलांग व्यक्ति है वो समाज के अंदर बोझ होता है और समाज में वो समान रूप से जीवन यापन नहीं कर सकता, किसी पर निर्भर रह करके ही जीवन यापन कर सकता है। तो इस प्रकार की जो धारणा है वो समाज शिक्षा के तहत उन्मूलित होनी चाहिए, हटनी चाहिए और एक आधुनिक जो धारणा बनानी चाहिए कि जो समावेशी शिक्षा के तहत अक्षम बालक भी सम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और सामान्य बालकों के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और वो भी अपना जीवन निर्वाह करते हुए समाज में और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। समाज में जागरूकता, इसके लिए अक्षम व्यक्तियों के समाज में जागरूकता होनी चाहिए, समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए कि अक्षम व्यक्तियों का सहयोग करना है। उनके लिए अक्षम व्यक्ति भी समाज का हिस्सा है, उनके लिए आत्मसम्मानपूर्ण जीवन को व्यतीत करने की व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण है, तो पाठ्यक्रम के निर्माण के अंदर है इस प्रकार के जो अक्षम बालक होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 10 बिंदु हमने जो यूनेस्को के अधिकारों के तहत, व्यक्ति के अधिकारों के तहत सुझाव दिए थे, इसके अंदर हमने 10 बिंदु देखे हैं। तो नेक्स्ट जो कुछ बिंदु रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।